आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में स्वागत है। इस समय हम पारिस्थितिकी तंत्र पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और यहाँ पर अर्थात समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाल भित्तियां। इसे क्या बोलेंगे? प्रवाल भित्तियां अर्थात मूंगा चट्टानें। इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो जंतु विज्ञान में एक फाइलम है जिसे कहते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। क्या कहेंगे? फाइलम, या इसे हिंदी में क्या कहेंगे? संघ सिलेंट्रेटा। संघ सिलेंट्रेटा या प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बाद जैव विकासीय क्रम में इसका स्थान आता है और इस संघ सिलेंट्रेटा में महत्वपूर्ण जंतु हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? पॉलिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिप्स। यही पॉलिप्स क्या करते हैं? कोरल अर्थात मूंगा चट्टान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मूंगे की चट्टानें हैं या जो प्रवाल भित्तियां हैं, ये किसके द्वारा बनती हैं? एक जीव है जिसे पॉलिप्स बोलते हैं और ये किसके अंतर्गत आता है? संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। तो इस पॉलिप्स जीव में चूंकि ये जंतु है, इसलिए ये क्या है? अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता है। तो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होगा? किसी वनस्पति पर निर्भर होगा। तो इस पॉलिप्स के साथ जूजेंथिली एक प्रकार का क्या होता है? शैवाल होता है। और निश्चित ही अगर शैवाल है तो ये क्या है? वनस्पति जगत में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोशिका है इसमें क्या है? कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसकी कोशिका में क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसी क्लोरोफिल की सहायता से ये जो जूजेंथिली शैवाल है ये पॉलिप्स के लिए क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। और पॉलिप्स बदले में इसे क्या देती है? सुरक्षा देती है। तो इस तरीके से यहां पर ये जंतु क्या है? सहजीविता जैसी प्रक्रिया का निर्माण करते हैं, जिसे जीव विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस। यानी सहजीवी, साथ साथ रह करके दो जीव क्या हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। जूजेंथिली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके पॉलिप्स को भोजन देता है और पॉलिप्स इससे क्या करता है? आवास देता है, संरक्षण देता है और सहायता करता है। तो इस प्रकार ऐसे प्रक्रम को बायोलॉजी में क्या कहा जाता है? सहजीविता। ये बहुत अच्छा उदाहरण है पॉलिप्स यानी कोरल। कोरल अर्थात प्रवाल भित्तियां। जब यही जीव पॉलिप्स जीव मरते हैं तो मूंगे की चट्टान का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं, जिन्हें प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ कहा जाता है। प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री वर्षा वन क्यों कहा जाता है समुद्री वर्षा वन? हम आप सब जानते हैं कि विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में मिलता है और जल की उपस्थिति के कारण वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अधिक होती है। इसीलिए वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उसी प्रकार समुद्र के जल में ये जो कोरल रीफ हैं, यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसी जैव विविधता की अधिकता के कारण समुद्री प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है? समुद्री वर्षा। यहां पर एक शब्द और आता है जिसे कहते हैं प्रवाल विरंजन। यह भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रवाल विरंजन क्या होता है। जब कभी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण समुद्री जल का तापमान बढ़ता है, परिणाम स्वरूप जो ये जूजेंथिली शैवाल
सहजीविता के साथ पॉलिप्स के साथ साथ रह रहा था, इसका क्लोरोफिल क्या होता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण जो पॉलिप्स होते हैं इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप क्या है, ये जीव मरने लगते हैं और इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, इनसे निर्मित होने वाली मूंगा चट्टानों या प्रवाल भित्तियों। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रवाल विरंजन एक समस्या है प्रवाल भित्तियों के लिए। क्यों? क्योंकि समुद्री जल का तापमान यदि बढ़ता है तो जो जूजेंथली शैवाल है इसका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो भोजन कोरल को या पॉलिप्स को मिलना चाहिए था वो भोजन नहीं मिल पाता है। प्रवाल भित्तियों के अध्ययन के लिए भारत के पोर्ट ब्लेयर में, कहां पर, भारत के पोर्ट ब्लेयर में इन पर अनुसंधान हो रहा है और राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहां पर है, भारत में। ये कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर। भारत में मन्नार की खाड़ी में, इसके साथ साथ कच्छ की खाड़ी में, और कच्छ की खाड़ी के साथ साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अत्यधिक मात्रा में प्रवाल पाए जाते हैं। और यह प्रवाल समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को व्यवस्थित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इन प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है, की स्टोन प्रजाति भी कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि आखिर ये पॉलिप्स या प्रवाल भित्तियां कहां कहां पर विकसित होती हैं, यानी प्रवाल भित्तियों के निर्मित होने के लिए आवश्यक दशाएं। अगर हम प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक दशाओं की बात करेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि अधिकांशतः प्रवाल जो भित्तियां हैं ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में विकसित होती हैं। कहां पर, उष्णकटिबंधीय महासागरों में। और उष्णकटिबंधीय महासागरों में कहां पर, उन सागरीय भागों में जहां जल का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। अगर इससे अधिक तापमान है तो प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल विरंजन होने लगता है। और प्रवाल क्या है, जूजेंथली जो शैवाल उसमें पाए जाते हैं उनकी मृत्यु होने लगती है। और यदि इससे कम तापमान है तो ऐसी स्थिति में भी क्या है, कम प्रकाशीय ऊर्जा के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जूजेंथली नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप प्रवाल जो है या मूंगे की चट्टानें या यूं कह लें कि पॉलिप्स बहुत अधिक संख्या में विकसित नहीं हो पाते हैं। तो पहली आवश्यक कंडीशन क्या है, उष्णकटिबंधीय महासागरों में जहां का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, ऐसे स्थानों पर प्रवाल बनने की संभावनाएं क्या होती हैं, अधिक होती हैं। अगर हम दूसरे बिंदु की बात करेंगे तो 200 से 250 फीट की से अधिक गहराई पर प्रवाल क्या है, नहीं विकसित हो पाते हैं। यानी 200 से 250 फीट की गहराई यदि इससे अधिक गहराई है तो प्रवाल क्या होते हैं, वहां पर विकसित नहीं हो पाते हैं। और अगर हम अगली आवश्यक दशाओं की बात करेंगे तो स्वच्छ जल का होना आवश्यक है। स्वच्छ जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वच्छ जल का होना आवश्यक है, और इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि जल में अवसाद अधिक है, अर्थात जल में गंदगी अधिक है या टूटे हुए चट्टानें या मृदा अधिक है, अर्थात उसमें जो अवसाद हैं जिसे सेडिमेंट कहते हैं, यदि उनकी अधिकता है तो प्रवाल का क्या होता है, मुंह बंद हो जाता है और प्रवाल क्या है, भोजन नहीं निगल पाते। इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। वो टेंटिकल्स क्या होते हैं, अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। परिणाम स्वरूप क्या है, अवसादों की उपस्थिति के कारण उनका जो टेंटिकल्स हैं वो बंद हो जाते हैं और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर हम
अगली आवश्यक दशा की बात करें तो जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि 27 ग्राम प्रति हजार से 30 ग्राम प्रति हजार के मध्य यदि सागरीय लवणता है तो क्या है कि यह सागरीय लवणता प्रवालों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या? 27 से 30 ग्राम प्रति हजार, ये क्या है? सागरीय लवणता उपयुक्त मानी जाती है किसके लिए? प्रवालों के विकास के लिए। सागरीय लवणता का आशय क्या है? समुद्र के जल में घुले हुए नमक की मात्रा, और इसे हम क्या कहते हैं? ग्राम प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। तो जो ये सागरीय लवणता है ये कितनी होनी चाहिए? 27 ग्राम प्रति हजार से 30 ग्राम प्रति हजार होना आवश्यक है। और जो अगली महत्वपूर्ण आवश्यक दशा है, कहते हैं कि प्रवाल के निर्माण के लिए अंतः सागरीय चबूतरों का होना आवश्यक है, जिनकी गहराई लगभग 300 फीट तक हो। समुद्र के तल से कितनी हो? 300 फीट तक हो। और क्या हो? अंतः सागरीय चबूतरों का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये अंतः सागरीय चबूतरे क्या हैं? प्रवाल के लिए आधार का काम करते हैं, जिसके ऊपर ये क्या है? धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो आवश्यक दशाएं हैं उष्णकटिबंधीय महासागर होने चाहिए, जिनका तापमान लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस हो, 200 से 250 फीट की गहराई उपयुक्त मानी जाती है, स्वच्छ जल आवश्यक है, अवसाद रहित जल होना चाहिए, सागरीय लवणता 27 ग्राम प्रति हजार से 30 ग्राम प्रति हजार के मध्य अच्छी मानी जाती है, और अगर अंतः सागरीय चबूतरे हैं तो उनकी गहराई कितनी होनी चाहिए? लगभग 300 फीट के आसपास। इसके बाद हम देखते हैं प्रवाल भित्तियों के प्रकार। प्रवाल भित्तियों के प्रकार, अगर हम प्रवाल भित्तियों के प्रकार की बात करेंगे तो 3 महत्वपूर्ण प्रकार पाए जाते हैं। कितने? 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। जो पहली प्रवाल भित्ति है इसे क्या कहा जाता है? तटीय प्रवाल भित्ति। दूसरे प्रकार की प्रवाल भित्ति है जिसे क्या कहा जाता है? अवरोधक प्रवाल भित्ति। और जो तीसरे प्रकार की प्रवाल भित्ति है इसे क्या कहा जाता है? एटॉल। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? 3 महत्वपूर्ण प्रवाल भित्तियां होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है? तटीय प्रवाल भित्ति। दूसरी क्या है? अवरोधक प्रवाल भित्ति। और अगली क्या है? एटॉल। जो तटीय प्रवाल भित्ति है इसे फ्रिंगिंग रीफ कहा जाता है, और जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है इसे बैरियर रीफ कहा जाता है, और एटॉल को एटॉल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तटीय प्रवाल भित्ति। पहले हम इसको फिगर से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है? स्थलीय भाग है। ये कैसा भाग है? स्थलीय भाग। ये इधर का भाग कैसा है? स्थलीय। और इधर का भाग कैसा है? जलीय। तो जो तटीय प्रवाल भित्ति होती है ये क्या है? ये तट से लगी हुई होती है। कैसी होती है? तट से लगी हुई होती है। और ये प्रवाल भित्ति का क्या है? ऊपरी भाग है। ये प्रवाल भित्ति है। इस प्रवाल भित्ति का एक किनारा किसको स्पर्श कर रहा है? स्थलीय भाग को, और इसका दूसरा किनारा किसको स्पर्श कर रहा है? जलीय भाग। जो तटीय प्रवाल भित्ति होती है, स्थलीय भाग मंद ढाल लिए हुए होता है। कैसी ढाल है? मंद ढाल। और जो सागर वाला किनारा है इसकी ढाल कैसी होती है? तीव्र ढाल। इसके अलावा स्थलीय भाग से जहां जहां नदियां गिरती हैं उस स्थान पर यह प्रवाल भित्ति क्या होती है? कटी फटी होती है, जिसे बोट चैनल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोट चैनल। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी और विशेषता क्या है कि ये लंबी अधिक होती हैं, और इनकी जो चौड़ाई होती है ये कम होती है, अर्थात ये सक्रिय लंबाई इनकी अधिक होती है, और ये इनकी चौड़ाई क्या होती है? कम होती है, अर्थात ये क्या होती हैं? सक्रिय होती है। और जो इनकी ऊपरी सतह है ये सतह कैसी होती है? ऊबड़ खाबड़ होती है।
बराबर नहीं होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। और विश्व में अगर इनके वितरण की बात करेंगे तो ये सकाऊ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा और मलेशिया, ने क्या बताया, सकाऊ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा और मलेशिया के तटीय क्षेत्रों में ये अधिक मात्रा में देखी जाती है। इसके बाद हम आते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति, जैसे मान लेते हैं हमारा ये क्या है, स्थलीय भाग है और ये इधर का क्या है, जलीय भाग है। तो जो अवरोधक प्रवाल भित्तियां होती हैं वो तट से दूर परंतु तट के समानांतर विकसित होती है। जैसे ये हमारी क्या है, अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ये क्या है कि तट और प्रवाल भित्ति के बीच में क्या है, खाली जगह रहती है और जिसमें क्या है, समुद्र का जल भरा रहता है। और ऐसे खाली जगह एक झील का निर्माण करते हैं जिसे क्या कह दिया जाता है, लैगून झील कहा जाता है। ऐसी प्रवाल भित्तियों को क्या कह दिया जाता है, अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। और विश्व में इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर और पूरब में ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहां पर है, ये हमारा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये पूर्वी भाग है, ये कुछ यहां पर है। और अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो ये ग्रेट बैरियर रीफ 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, यानी 9 डिग्री साउथ से 22 डिग्री साउथ तक फैली हुई है। और जो इसकी लंबाई है ये लगभग 1920 किलोमीटर की है, 1920 किलोमीटर क्या है, लंबी है। तो इस प्रकार की जो भित्ति है जिसे क्या कहते हैं, अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। जब भी कभी आप स्थलीय भाग से समुद्र की ओर जाएंगे तो बीच में क्या है, छिछला सागरी भाग पड़ेगा। और जब कभी आप समुद्र से स्थल की ओर आएंगे तो ये बीच में पड़ेंगी और इनको क्रॉस करते हुए आपको स्थल भाग पर आना पड़ेगा। इसीलिए ये चूंकि अवरोध है, इसी के कारण ऐसी प्रवाल भित्तियों को क्या कहा गया, अवरोधक प्रवाल भित्ति। अगली प्रवाल भित्ति है जिसे क्या कहा गया, एटॉल। एटॉल प्रवाल भित्ति सदैव किसी द्वीप के चारों ओर निर्मित होती है। कैसे, वलय के आकार में निर्मित होती है। और इस प्रवाल भित्ति की एक जो विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, वो क्या है कि कहीं न कहीं ये प्रवाल भित्ति क्या होती है, खुली हुई होती है। कैसे है, खुली हुई होती है। और विश्व में इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो क्या है, फुनाफुटी, एक प्रकार का क्या है, एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्ति। और ऐसी प्रवाल भित्तियां ज्यादातर प्रशांत महासागर के उन क्षेत्रों में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। और उदाहरण की अगर बात करेंगे तो आपका क्या है, चीन सागर। चीन सागर के अलावा इंडोनेशिया के सागर में और इंडोनेशिया के साथ साथ लाल सागर में भी इस प्रकार की एटॉल पाई जाती है। हालांकि जब इनका अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि कुछ प्रवाल भित्तियां एटॉल ऐसी होती हैं जिनमें पहले द्वीप था, अब वो द्वीप का क्या हो गया, अपर्दन हो गया और वो द्वीप समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां क्या कहलाती हैं, एटॉल, जो किसी द्वीप के चारों ओर विकसित होती हैं। और ये कहीं न कहीं किसी न किसी भाग में क्या होती हैं, खुली होती हैं। और उदाहरण के लिए मैंने बताया फुनाफुटी, चीन सागर, इंडोनेशिया और लाल सागर में इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। धन्यवाद, नमस्कार। इस उम्मीद के साथ हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मैं फिर मिलता हूं अपने अगले वीडियो में।